नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रदेश का प्रश्न, जिसमें आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा में किडनी संक्रमण से हुई 6 बच्चों की मौत की। छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के बाद जो बायोप्सी रिपोर्ट आई उसमें एक खास कफ सिरप और उसके कॉम्बिनेशन को इन्फेक्शन की वजह बताया गया। हालांकि सरकार की ओर से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की ओर से कहा गया कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कफ सिरप को बच्चों की मौत के लिए प्राइमरी फैक्टर नहीं माना जा सकता। आज चर्चा इसी मसले पर कि छिंदवाड़ा में जिन 6 बच्चों की मौत हुई, आखिर उनकी मौत का सच क्या है। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा इस चर्चा में, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या छिंदवाड़ा में कफ सिरप ने 6 बच्चों की सांसें छीन ली? क्या कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनी फेल हुई? छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का सच आखिर क्या है? छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के बाद ये अब सबसे गंभीर सवाल बन गया है। छिंदवाड़ा में आखिर हुआ क्या है? बच्चों की मौत कैसे हुई? उससे पहले ये तस्वीर देखिए। इस महिला के हाथ में जो शीशी है, ये वही कफ सिरप की शीशी है जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसी सिरप को पीने के बाद बच्चों की किडनी इन्फेक्टेड हुई और उनकी मौत हो गई। जिस महिला के हाथ में ये शीशी है, उसके बच्चे की भी किडनी संक्रमण से ही मौत हुई है। 21 तारीख को उन्होंने ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नजर आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई थी। इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। छिंदवाड़ा में पिछले 25 दिनों में किडनी संक्रमण की वजह से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले 24 अगस्त को संदिग्ध मामला आया। 7 सितंबर को पहली मौत हुई। 4 साल के उसेद की इलाज के दौरान मौत हो गई। 11 सितंबर को 5 साल के अदनान की मौत हुई। 14 सितंबर को 4 साल के हितांश की मौत हुई। अब तक किडनी की बीमारी से 6 मौत दर्ज हो चुकी है। कई बच्चों का छिंदवाड़ा और नागपुर में इलाज जारी है। 4 सितंबर को इसी माह की एक डेथ रिपोर्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनका किडनी फेल्योर होने से मतलब कि मृत्यु हुई, जो कि नागपुर में परासिया से ही आपके यहाँ का कोई बच्चा जो है वो रेफ़र हुआ था, जो नागपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। इसके बाद सेकंड डेथ फिर परासिया के एक बच्चे की हुई और फिर 6 तारीख को भी एक डेथ हुई और उसके बाद जो है ये इस तरह 4 तारीख से लेके विगत यूँ समझिए कि 26 तारीख तक आपके परासिया क्षेत्र का जो है उसमें से कुल 6 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। इन सब 6 डेथ्स जो हुई हैं आप लोगों के परासिया क्षेत्र में, उसके अंदर एक सिमिलरिटी पाई गई कि ये जो है कि इनको सबको काज ऑफ डेथ जो है एनूरिया मतलब कि पेशाब का न बनना और पेशाब का न होना पाया गया। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप को बड़ी वजह बताया जा रहा है। दरअसल बच्चों के ब्लड सैंपल जांच के लिए पुणे वायरोलॉजी लैब भेजे गए थे। रिपोर्ट में कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं मिला। किडनी फेल होने की सटीक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद नागपुर में दम तोड़ने वाले बच्चों की बायोप्सी हुई। बायोप्सी में कफ सिरप की बात सामने आई। जांच में सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉन मिला। बच्चों को इसी कॉम्बिनेशन का सिरप दिया गया था। इसके बाद कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रॉस डीएस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दिया गया। हालांकि इस मामले में अब प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का भी बयान आ गया है। उन्होंने छिंदवाड़ा में हुई मौतों पर क्या कहा है, ये सुनिए। हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला उस पर नजर रखे हुए है और स्थिति नियंत्रण में है और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट ICMR, नीरी और नागपुर भेजा गया है। अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है
गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। क्या ये दोनों कब सिर्फ बयान की जाएगी? कब सिर्फ वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कब सिर्फ के कारण ये मौतें नहीं हुई है ये तय। सरकार फिलहाल जांच रिपोर्ट आने तक कफ सिरप वाली थ्योरी पर मुहर नहीं लगा रही है, जबकि दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर सिरप से बच्चों की मौत की बात से इनकार भी किया जा रहा है। छिंदवाड़ा से एनडीटीवी के लिए शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल अब यह है कि आखिर इन बच्चों की मौत कैसे हुई। कॉमन फैक्टर क्या है? किडनी फेलियर। और कटघरे में क्या है? कटघरे में है 2 कफ सिरप। हालांकि सरकार कह रही है कि प्राइमरी फैक्टर इसको नहीं माना जा सकता, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उंगली कफ सिरप पर उठ रही है। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ डॉक्टर नेहा अग्रवाल हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर विरंची शाह हैं, अध्यक्ष हैं IDMA के। डॉक्टर संजीव बगई हैं, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो तमाम मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजीव बगई का रुख करना चाहूँगा। सर, बच्चों की किडनी फेलियर की बात यहाँ पर सामने आ रही है। क्या कोई दवा इस कदर इन्फेक्ट कर सकती है कि किडनी फेल हो जाए? क्या दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है? गुड इवनिंग। पहले तो मेरी प्रेयर्स फैमिलीज के लिए जो इन्होंने छोटे बच्चे अपने गंवाए हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। सबसे पहले तो हमें वो जो बैच है, पूरा बैच जो सिरप्स का, उसकी जांच करनी है, क्योंकि ये एलिगेशन है कि उसमें इथाइल अल्कोहल और डाइएथाइल अल्कोहल की ज्यादा मात्रा पाई गई है। दूसरी चीज, बच्चों की जो ऑटोप्सी होती है, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है, प्लस जो किडनी की जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी उसमें पता लगेगा, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट, ब्लड सैंपल्स में पता लगेगा कि शरीर में क्या मात्रा इन दोनों पॉइजनिंग एजेंट्स की क्या मात्रा थी। अगर ये सिरप से होता है, इस इथाइल अल्कोहल और डाइएथाइल अल्कोहल से, तो ये पॉइजन है। ये इंडस्ट्रियल डाइल्यूटेंट है जो पेंट, वार्निश, कार के एग्जॉस्ट, रेजिन्स में या ब्रेक ऑयल लुब्रिकेंट्स में पाया जाता है। ये पहले 1 घंटे के अंदर अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है आंतड़ियों से। पहले 30 मिनट्स और 40 मिनट्स के अंदर वो बच्चे को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होती है। अगले 12 घंटे में बिल्कुल जो शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो हम कहते हैं कि पूरा शटडाउन होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर चेंज होने लगता है। और तीसरी स्टेज यानी कि 24 घंटे के बाद ये बच्चों का किडनी बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है? उसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। उसके कारण ये है कि ये जो डाइएथाइल अल्कोहल या एथिनिल अल्कोहल है, ये मेटाबोलाइज होके ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म होता है। ये क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं जो किडनी की जो छलनी होती है, जो हम ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और बच्चे का सुसु बंद हो जाता है, पेशाब बंद हो जाता है, और वो सारे जो पॉइजन है शरीर में फैल जाता है जी। तो ये पहले भी हुआ है, 2022-23 में भी हुआ है, बाकी कंट्रीज में भी हुआ है। पर अगर हमने अपनी छवि फार्मास्यूटिकल कैपिटल की मेंटेन रखनी है, अगर हमने हाई ग्रेड मेडिकल केयर देना है, इस तरह की घटना अनएक्सेप्टेबल है। और अगर ये पाया गया ये कंपनी दोषी है, खाली बैन नहीं पर ये क्रिमिनल चार्ज होने चाहिए इनके खिलाफ, बिकॉज दिस इज अमाउंटिंग टू मर्डर। जी सर, मेरा सवाल थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्टीकरण आपसे चाहूँगा। ये जो डाइथीन ग्लाइकॉल है और एक जो केमिकल का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री ग्रेड केमिकल है या दवाओं में इसका आमतौर पर इस्तेमाल होता है? ये रूटीनली इंडस्ट्रियल ग्रेड डाइल्यूटेंट है। ये काफी चीजों में, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के कंजम्पशन के लिए ये नहीं है जी। ये ज्यादातर कंटेमिनेशन होता है ग्लिसरीन में जी। ग्लिसरीन इसलिए डाली जाती है सिरप्स में ताकि उसमें थोड़ा सा विस्कोसिटी हो, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड थिक रहे जी। ये ग्लिसरीन की कंटेमिनेशन है। बट अगर ये पाया गया, ये क्रिमिनल चार्ज है, अनएक्सेप्टेबल है, अनपार्डनेबल है जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज, अब सवाल यह है कि बायोप्सी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें इस सब्सटेंस की बात सामने आ रही है। अब
ये कैसे तय होगा? क्योंकि सरकार ये कह रही कि प्राइमरी फैक्टर मानना इसको गलत है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि प्राइमरी फैक्टर मानना गलत है। आईसीएमआर को नमूने भेजे गए हैं नागपुर में, दिल्ली में, उसके बाद मुकम्मल जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद ही इस पर मोहर लग पाएगी कि सिरप जिम्मेदार है या नहीं है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये जो दो केमिकल्स थे, ये जो दो सब्सटेंस थे जिनका जिक्र बायोप्सी रिपोर्ट में है, ये थे या नहीं थे उस दवा में? ये प्राइमा फेसी एविडेंस यही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जिन बच्चों ने ये सिरप लिया है वो बच्चे बीमार हो गए। मेरा ख्याल ये न्यूज में भी आया है कि एक डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया था, वो भी बेचारा बीमार पड़ गया। तो ये पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ। बट फुल प्रूफ कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन प्रूव करेगा दो इंपॉर्टेंट चीजें। सिरप्स में क्या मात्रा में ये एक कंटेमिनेशन पाया गया है और शरीर के ब्लड लेवल में और टिश्यू लेवल में कितना है। किडनी बायोप्सी की क्या माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट है, वो उसके साथ कोलैबोरेट करती है कि नहीं। जी चलिए, मैं डॉक्टर नेहा का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर नेहा, अब तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन उंगली कफ सिरप पर उठाई जा रही है और लोगों के जहन में सवाल ये है कि कहीं ये कफ सिरप ही तो घातक साबित नहीं हो गए बच्चों के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो किडनी से जुड़ी बीमारियाँ हैं बच्चों के अंदर, जो ये किडनी के संक्रमण देखे जाते हैं, इसकी वजह क्या क्या होती हैं? जन्मजात भी हो जाता है, पारिवारिक हिस्ट्री इसकी वजह हो जाती है, किसी दवा का या खान पान का इस पर असर हो सकता है, कैसे इसको डिसाइड किया जाता है? गुड इवनिंग। मैं संजीव सर की बातों से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। आई वॉन्ट टू पुट माई ओपिनियन कि दो वी आर ब्लेमिंग कॉफ सिरप, बट अगर कोई वायरल इलनेस है तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज होती हैं। जब को यूज करते हैं एज अ लेमैन, तो हमें ना तो उसका राइट डोज। डॉक्टर नेहा, मैं यहाँ पे एक बीच में आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया प्रिस्क्राइब्ड दवा थी ये, डॉक्टर ने पर्चे पर लिखी थी। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था। जी हाँ जी, नहीं, जो दवा प्रिस्क्राइब थी, आई टोटली अग्री कि वो चीज जब तक प्रूवन नहीं है तब तक उस पे कम्प्लीटली उस पे स्टैंप लगाना इज नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट राइट ऑल्सो। लेकिन देयर आर सो मेनी अदर मेडिसिन जो फीवर के टाइम पे या वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे यूज होती हैं, जैसे कि क्रोसिन है, आइबुजेसिक है, मेफेनामिक एसिड है। दो दीज आर इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं मेडिसिन को हम बहुत ज़्यादा डोज में यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे कि क्रोसिन में हम 4 to 6 आवर्स का गैप रखते हैं। आइबुजेसिक और मेफेनामिक एसिड दोनों का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। तो अगर हम इसको ज़्यादा डोज में या राइट डोज में यूज़ नहीं कर रहे हैं या बहुत ऑफन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं किडनीज पे असर होता है। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम ये कफ सिरप में डेफिनेटली जो कंटामिनेंट मिला है उस पर गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि वायरल इलनेसेस, अगर किसी बच्चे में वायरल इलनेस है, उसका हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है, बच्चा डिहाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका भी असर किडनीज पे पड़ता है। तो आम पब्लिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन साइन एंड सिम्टम्स को देखना। जैसे नॉर्मल बच्चा दिन में कम से कम 3 से 8 बार यूरिन पास करता है। अगर कोई बच्चा जो बीमार है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गया है, मतलब लेस देन 3 अगर फ्रीक्वेंसी है, या अगर वो ठीक से यूरिन फ्लो उसका अच्छा नहीं आ रहा है यूरिन का, या कहीं आंखों पे स्वेलिंग आ रही है, तो हमें इन डेंजर साइंस को पहचानना है और एक बार कहीं ना कहीं अपने बच्चे को किसी डॉक्टर के पास टाइमली लेकर के जाना है, ताकि टाइम डॉक्टर संजीव ने पूरा एक चेन रिएक्शन यहाँ पर समझाया और बहुत अच्छे से समझाया कि इस किस्म की दवा, हालांकि कफ सिरप कटघरे में है, अगर कोई कंटामिनेटेड दवाई ली गई है जिसमें ऐसे केमिकल्स मिले हैं और वो पाए जाते हैं जांच के बाद, तो उन्होंने एक सीरीज़ बताई, चेन रिएक्शन उन्होंने बताया कि पेट में दर्द होगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, नौजिया होगा, बच्चा बेचैन हो जाएगा और फिर कुछ घंटे के बाद उसको पेशाब आना बंद हो जाएगा। और ये सारे के सारे चेन रिएक्शन मिलके किडनी पर दबाव डालते हैं और अल्टीमेटली किडनी फेलियर सामने आता है, जो डेथ का कारण बन जाता है। ये इन्होंने पूरी चेन रिएक्शन समझाया। हमने एक डॉक्टर साहब की बाइट दिखाई जो हमने रिपोर्ट चलाई है, उसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों को पेशाब आना बंद हो गया था, वो मूत्र विसर्जन नहीं कर रहे थे। तो अब उन्होंने क्या किया उससे पहले की सिचुएशन क्या थी? माँ बता रही है कि हमने कफ सिरप उनको दिया था। तो क्या हमें जांच रिपोर्ट का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या चीजें जुड़ती नजर आ रही हैं आपको?
अगर Is that for me? Sorry, go ahead. जी एक चेन हम कह सकते हैं, 6 बच्चों में ये इंसिडेंस हुआ है, सब में कॉमन मेडिसिन यूज की गई है, ऑल्दो ये मेडिसिन बहुत सालों से फ्रीक्वेंटली यूज होती आ रही है, जी बट हाँ अगर उसमें कंटामिनेंट है तो कंटामिनेंट कैन लीड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जी ऐसा हो सकता है, अगर कंटामिनेशन पाया जाता है, जिस केमिकल का जिक्र हो रहा है, अगर वो पाया जाता है तो ये हो सकता है, ये आप कह रही हैं। हाँ जी बिल्कुल हो चलिए सकता मैं आता हूं मैम आपके पास। मैं डॉक्टर विरिंची शाह का यहां पर रुख करना चाहूँगा, जो कि अध्यक्ष हैं IDMA यानी कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर विरिंची, आपसे मैं उस प्रोसेस को समझना चाहता हूं कि जब कोई दवा बाज़ार में आती है किस किस स्टेज से गुजरती है, और जो कंटामिनेशन की बात आ रही है, एक पर्टिकुलर केमिकल की या सब्सटेंस की बात जो सामने आ रही है, क्या ये लापरवाही के कारण ऐसा होता है, क्या अनदेखी के कारण ऐसा होता है, या किसी एक बैच में ऐसा हो जाता है बाकी सब में नहीं होता? इस प्रोसेस को ज़रा समझाइए। और जो लेबलिंग होती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी दवाओं पर लिखा होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है, शायद साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी ज़्यादातर दवाओं में बताया जाता है, ये ज़रा समझाइए। तो IDMA को इस चर्चा में शामिल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जिन बच्चों की जाने गई हैं उनके परिवारों को हम उनके साथ है। मेरा ये मानना है कि हम सारा फोकस अभी कफ सिरप पे रख रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सिचुएशन, हाँ, ये सर मैं possibility माफ़ी हो चाहूँगा, सकती मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि ये सिचुएशनल है, सर्कमस्टेंशियल है, कि दवा पी उसके बाद ये हो गया, ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही है। हम खुद ही कह रहे हैं कि रिपोर्ट का इंतजार हमें करना पड़ेगा, लेकिन कनेक्शन कहाँ हो रहा है? कनेक्शन ये हो रहा है कि दवा पी, उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, उसके बाद ये सीन हमारे सामने आ गया। मैं एक और पहलू भी आपको बताता हूँ। जैसे डेक्स्ट्रोमिथोर्फान और काफी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो 4 या 5 साल के छोटे उससे कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये हमारे CDSU का भी नोटिफिकेशन है, और US यूरोप हर जगह पे इनके गाइडलाइंस है। तो मुझे नहीं मालूम कि कितने डोज में क्या दिया गया था, ये कारण है, कोई और ड्रग्स कारण है, कफ सिरप कारण है, पानी है, हमें नहीं पता। तो मेरा एक बस यही कहना है कि हमें एक पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तब तक वी शुड वेट, एक फेयर ट्रायल हो, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद इसके ऊपर कफ सिरप था या नहीं उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं कि अगर कफ सिरप में है तो क्या क्या कॉज हो सकता है। तो नॉर्मली कफ सिरप्स में प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन टाइप के जो एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, और ये एक्सिपिएंट्स फार्मा के अलावा भी और काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। दुनिया में कभी भी जहां जहां ऐसा हुआ है उसके स्टडी में ये आया है कि शायद कभी ये जो एक्सिपिएंट्स हैं उसका एक केमिकल प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है, उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल हो सकता है, अगर वो प्रॉपर फार्मा ग्रेड का न हो तो। लेकिन हाल में जो इंडियन फार्माकोपिया है और जो स्टैंडर्ड्स की बुक्स है, हर बुक्स में ये रॉ मटेरियल स्टेज पे, यानी ग्लिसरीन अगर कोई कंपनी खरीदती है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल खरीदते हैं, तो इनके टेस्ट दिए गए हैं, और ये एनालिटिकल लैब में मैन्युफैक्चरिंग के पहले चेक किया जाता है। हर कंपनी चेक करती है कि इसमें अगर भी कोई ऐसे इम्प्योरिटीज है या नहीं है, अगर है तो किस लेवल के है, एक्सेप्टेबल है नहीं है। इसी तरह से जब प्रोडक्ट बनती है तो कफ सिरप्स में भी फिनिश प्रोडक्ट में ये टेस्ट होते हैं, किन किन इम्प्योरिटीज अगर इसमें है, क्या डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स है, और इसकी अच्छी एनालिटिकल टेक्निक्स इंडिया में, वर्ल्ड में अवेलेबल है। इंडियन फार्माकोपिया में भी जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल बुक है उसमें ये सारी टेस्ट कवर्ड है। तो ऐसे ओपन रिस्क नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट हो और इसमें मैं आपकी बात समझ गया डॉक्टर विरिंची, मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर टेस्ट होते हैं, रीटेस्ट होते हैं, उसके बाद कोई दवा बाजार में उतारी जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी चेन में, क्या आपको लगता है कि किसी खामी की, किसी कमी की, किसी अनदेखी की गुंजाइश होती है? देखिए, ह्यूमन एरर्स हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती है, लेकिन हमें पहले तो हमारे पास कफ सिरप्स के बैचेस है। सबसे पहले इनको स्टेट या सेंट्रल जो गवर्नमेंट लैब्स होती है उसमें पहले भेज देना चाहिए। वहां पर जो रिपोर्ट आएगा, अगर इसमें जैसे हम मान रहे हैं कि पॉसिबली DG या EG है, डाइथिलीन ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल के ट्रेसेस है, तो डेफिनेटली वो लैब में टेस्ट होके हम उसको वी कैन नो द क्वांटिफिकेशन ऑल्सो है, और कितना है ये जानना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये करना चाहिए।
और दूसरा जो बॉडी में जो बायोप्सी वगैरह आप कर रहे हो, वहां भी आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि क्या यही चीज वहां पर पाई गई है, ब्लड लेवल्स है उसके, नहीं है। तो ये एक वी शुड लिव इट टू एक्सपर्ट्स। ICMR, स्टेट गवर्नमेंट में भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे इस टाइप के क्लिनिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल इश्यूज को स्टडी करने के लिए। तो हमें कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए, लेट द बेस्ट एक्सपर्ट स्टडी। हमारा काम ये है कि उस स्टडी में से जो चीज बाहर आए, जो आउटकम्स आए, उसको जैसे आईडीए में है तो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट साथ में रहकर क्या काम कर सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल और, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसमें कंपनी की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिस कंपनी की ये दवाएं हैं, जांच में उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? कि लोगों के मन में देखिए बहुत सारी आशंकाएं, पर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि उस बैच की दवाएं होंगी, मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, पूरा स्टॉक मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई हेरफेर तो नहीं हो जाएगा? ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। कंपनी की जिम्मेदारी क्या है और उसको क्या इनिशिएट करना चाहिए? अगर इसमें DG या EG के लेवल्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इसमें प्रोसिक्यूशन के, इसको एडल्टरेटेड ड्रग के डेफिनेशन में गिना जाता है। और एडल्टरेटेड ड्रग्स के लिए 7 से लेके 14 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की ऑलरेडी लॉ में प्रोविजन है। और प्रोसिक्यूशन हो सकता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बंद हो सकते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती है ऑलरेडी। मैं डॉक्टर संजीव का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर संजीव, अब एक विस्तृत जांच की बात कही जा रही है, ये विस्तृत जांच क्या है? इसमें कौन कौन से पहलुओं को शामिल किया जाएगा? बायोप्सी एक रिपोर्ट है, किडनी की वहां पर बायोप्सी हुई है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, दवाओं को टेस्ट किया जाएगा, जो आसपास खान पान है उसको टेस्ट किया जाएगा, पानी को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें किडनी से रिलेटेड है। तो अगर आप पूरा पिक्चर देखें, सबसे पहले तो जो सैंपल्स हैं, और यही सैंपल्स नहीं, बाकी भी ये सेम कॉफ सिरप के बाकी बैचेस भी सैंपल्स को टेस्ट किया करना चाहिए जी। उसमें एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वाइज जो हम कहते हैं लिक्विड स्पेक्ट्रोमेट्री में पता लगेगा कि ये किस मात्रा में इन इंग्रेडिएंट्स का है या नहीं है। दूसरी चीज, जो डिजीज पेशेंट्स हैं, जो बच्चे मरे हैं, उनके ब्लड सैंपल, ऑफ कोर्स ऑटोप्सी रिपोर्ट और किडनी बायोप्सी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वायरल स्क्रीन, ताकि हम चेक करें कि बच्चे को कोई मिसलेनियस वायरल इन्फेक्शन नहीं थी, हिस्ट्री टेकिंग के और कोई बीमारी नहीं थी और कोई मेडिसिन नहीं दिए गए थे। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे 10 या 11 या जितने बच्चे की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उनको बिना कोई अदर कारण एक ही सिरप दिया गया है और उसके कारण किडनी फेल हुई है। जो बायोप्सी रिपोर्ट है, स्पेशली विद एथिलीन ग्लाइकोल, डाइएथिलीन ग्लाइकोल, इसमें ऑक्सलेट क्रिस्टल का किडनी के ट्यूब्यूल्स में डिपॉजिट होता है। ये ऑलमोस्ट फुल प्रूफ डायग्नोसिस है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं रहेगी, पर उसमें मेरा ख्याल 2-3-4 दिन लगेंगे। पर इन द मीन टाइम अगर और कोई कारण नहीं है और कोई बीमारी नहीं है और कोई मेडिसिन नहीं दी गई, ये इंपॉर्टेंट समझना है कि जो बच्चों का जो किडनी फंक्शन होता है बहुत ही नाजुक होता है जी। बहुत कम मात्रा में कोई भी इंसल्ट हो, कोई भी ड्रग हो, कोई भी डैमेज हो, बच्चे के किडनीज 12, 14, 15, 18 घंटे में बंद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पीडियाट्रिक्स में नेफ्रोलॉजी पार्ट में बहुत ही ज्यादा हमें सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जो हम फेमस चीज कहते हैं क्रिएटिनिन, जो किडनी फंक्शन होता है, वो खाली तब हिलता है जब आपका 50% किडनी फंक्शन ऑलरेडी गवा चुके हैं पेशेंट। तो हमने पहले से प्रिपेयर होना है, इसलिए हम हर चीज कैलकुलेट करके देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, डॉक्टर संजीव, हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है वरना सवाल और भी थे। डॉक्टर विरंची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मसला गंभीर है, बच्चों से जुड़ा है, 6 बच्चों की मौत हुई है, सच सब जानना चाहते हैं। सच चाहे जो हो, चाहे जिसकी वजह से इनकी मौत हुई हो, वो सच सामने आना चाहिए। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ICMR जांच कर रही है और उम्मीद करते हैं रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी और इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो जाएगी। आज प्रदेश का प्रश्न में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जाना कहीं नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, खबरें लगातार जारी हैं।